हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं इनके ऊपर, तो जुड़े रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि नोट करना शुरू कर दें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बन जाए आपके पास, बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट है, इसके ऊपर चार्ज है, इस पॉइंट पे निकालना है r डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था KQ/r²। कहने का मतलब कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला था वहाँ दो चार्ज आते थे, यहाँ पे एक चार्ज है क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट Q0 अप्रोचेस टू 0, मतलब ये चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। जनरली हम इसको 1 मान के चलते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा Q0E, या जनरली F=QE लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होती है, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसकी वजह से क्वेश्चन बन जाएं, आसान आसान से सवाल बन जाते हैं। क्या, सपोज करो, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, 3 माइक्रो कूलम का चार्ज, बीच में सेपरेशन है 10 मीटर। तो बताओ P पॉइंट के ऊपर जहां 5 मीटर और डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये सवाल बन जाए, कुछ नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो समझ में आ गया, KQ/R का लग जाएगा। एक से ज़्यादा चार्ज आ जाए तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। कुछ नहीं करना, एक एक करके सभी चार्ज का फील्ड निकालो और सबको ऐड कर दो। और फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो KQI/RI²। बात समझ में आ गई भाई। KQ/R² होता है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लूंगा तो डायरेक्शन ले लूंगा यूनिट वेक्टर, और I=1 to n, कितने भी चार्ज हो सबको जोड़ दो। जोड़ना कैसे है, मतलब उसको वेक्टर फॉर्म में, मतलब पैरेललोग्राम लो या ट्रायंगल लो। तो यहाँ देखो, ये वाला इसको रिपेल करेगा क्योंकि यहाँ +1 चार्ज है, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो दोनों फील्ड क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में। ऐड कर दो, पहला फील्ड निकालो इसकी वजह से। K है 9×10⁻⁹ 3 माइक्रो कूलम बाई R² 25। E2 क्या आ गया, K 2 माइक्रो कूलम बाई डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक 15 का स्क्वायर 225। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 + E2। ऐड करना आपको आता है, टाइम वेस्ट नहीं करना। इस टाइप का सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई। 9×27/25 10⁻3 18/225 10⁻3। दोनों को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, कोई खास बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दे दी, 2 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। कुछ नहीं करना है, यूनिट चार्ज रखना है। ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर। एक का नाम E1, एक का E2। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 का होना है। तो E1 कितना आएगा, KQ/R²। E2 कितना आएगा, KQ/R²। दोनों आ गए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लो। यूजिंग पैरेललोग्राम लो, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, कैलकुलेशन करनी आपको आती है, वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट मैंने बताया।
ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, ये कितना आ गया, इसको रखो 9 10⁻⁹, इसको भी रखो 9 10⁻⁹, तो 9 दूनी 18, 18/16, 9/8, 10⁻3, ये हो गया। इसको सोल्व करो, 9 चौक 36, तो 4 चौक 16, ये कट गया, 9/4, तो 9/4 10⁻3, तो E1 E2 शॉर्ट में निकल गया। अब इनकी वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। आप लोगों को इस टाइप सवाल आ जाए तो कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसी टाइप से देखो, कुछ भी नहीं है, स्केयर आ जाए, 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, बताओ P पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, और बेटा इसकी वजह से इधर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है, सो स्क्वायर है, एंगल 45 होने वाला है। समझ में आ गई बात? क्या करें यहाँ पे, देखो थोड़ा मैथमेटिक्स आपका अगर सही है तो आप लोग ये सवाल कर लेंगे, ठीक है। हालांकि कम चांसेस इस टाइप के आने के, फिर भी आ सकते हैं ना, हम रिस्क नहीं ले सकते। E1 की अगर बात करते हैं तो E1 क्या होगा, K 4 माइक्रोकूलम, वैल्यू पुट कर लेंगे, R² 16। E2 की अगर बात करें तो E2 कितना होगा भाई, K 6 माइक्रोकूलम/16। E3 की बात करें, K 2 माइक्रोकूलम बटे में ये 4 16 16 32, 4√2 आएगा, तो 4√2 का स्क्वायर 32, पता है ना ये तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये E1, ये E2, ये E3, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, क्योंकि आपको पता है ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 है, तो ये आ जाएगा E3 cos 45, E3 sin 45, ठीक है। 2 फोर्स बन गए हमारे इधर। सुनना, E1 प्लस E3/√2, ये बन गया E2 प्लस E3/√2। अब दोनों को सोल्व कर लो, इसको मैग्नीट्यूड को, और दोनों में एंगल कितना है, या 90। स्केयरिंग एडिंग कर दो, जैसे इस पूरे को मैं नाम दे दूं E', इस पूरे को नाम दे दूं E', तो E नेट क्या आएगा, E' का स्केयर E" का स्केयर का रूट। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। टिपिकल सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, ओके। ठीक है भाई, कर लेंगे। अब छोटा सा कंसेप्ट है, अगर मेरे पास कोई शेप आ जाए, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और चार्जेज इनके ऊपर सेम है, चार्जेज इनके ऊपर सेम है, तो सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। याद कर लो। अगर हम इसका प्रूव करना चाहें, सुनना ध्यान से, ये Q, ये Q, ये Q, साइड L सेंट्रोइड, इसका फोर्स E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका E2, इसका E3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर बात समझ में आ गई तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 बन रहे हैं वेक्टर, 1 2 3, E2 E3 E1, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल 120 के होंगे। क्या बात समझ में आ गई? अगर आप चाहो चेक कर सकते हो इन दोनों का रिजल्टेंट, E1 E2 का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल ऐसे आएगा 60 डिग्री के एंगल पे।
रिजल्टेंट ऑफ E2 एंड E3, E2 E3 दोनों बराबर आएंगे। देखो मैं निकाल देता हूँ E1 E2 E3 के QQ बाई आर स्केयर। ये साइड L है तो ये L बाई रूट 3 होता है, पता होगा शायद आपको, नहीं तो सीधा याद कर लो L बाई साइड बाई रूट 3 का स्केयर, ठीक है। तो ये बन गया KQ स्केयर L स्केयर 3 ऊपर। तो E2 E3 को रिजल्टेंट क्या होगा, E2 E3 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं E डैश। तो E डैश क्या आएगा, E2 E3 बराबर है E मान लें, E2 एंड E3 का रिजल्टेंट हम निकालते हैं E। तो E स्केयर प्लस 2EE cos 120, cos 120 होता है माइनस का 1/2, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये कट गया E। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, E डैश E के बराबर आया, जो रिजल्टेंट आएगा वो E के बराबर आएगा, E1 E के बराबर आ गया। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी 60 आता है, आप चेक कर सकते हो। tan बीटा क्या होता है, B साइन थीटा, तो E साइन 120 और A प्लस B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। सुनना ध्यान से, E कॉमन, E यहाँ से कॉमन लेके कट जाएगा, साइन 120 साइन 180 माइनस 60 रूट 3/2, 1 प्लस कॉस 120 माइनस 1/2, क्या बचेगा 1/2, क्या आया रूट 3। तो tan बीटा इक्वल टू रूट 3 कौन से एंगल पे होता है, 60, कितने पे होता है। तो मैंने कहा था थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ भी है, अगर आपको ट्रायंगल लो पैरेललोग्राम लो लगाने आते हैं तो इन सवालों में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी दिक्कत आती है तो आप सीधा याद कर लो, तीनों चार्ज बराबर हैं तो नेट क्या आने वाला है 0। इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो यहाँ पे एक यूनिट चार्ज रखते हैं 1, अगर यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा फोर्स। तो फोर्स भी क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी F इक्वल टू QE। तो E निकाल दो, 1 है यहाँ पे चार्ज, Q रख दो यहाँ पे, फोर्स बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो एक सिमेट्रिकल शेप के ऊपर अगर हर कॉर्नर के ऊपर चार्ज सेम है तो सेंट्रोइड में नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है 0। पढ़े हुए सवाल है आपके, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड से ले लिया। अब ये तो हो गए सवाल, इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सबसे पहले एक ग्राफ देखें E और R स्केयर में, इस टाइप से आएगा, ध्यान रखना ना ऊपर टच करेगा ना नीचे, कूलम्ब्स लॉ के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन अगर ग्राफ आपसे पूछ रहे 1/r स्केयर के लिए तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्केयर। पूरा देखा जाए तो डायरेक्टली, इनवर्सली देखा जाए तो ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी होती हैं कर्व्ड भी होती हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, नहीं, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म कंटिन्यूस कर्व। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो वो कंटिन्यूस होती हैं, इनमें ब्रेक नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कहीं ब्रेक आ जाए तो एक चार्ज को यहाँ से जंप करके जाना पड़ेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करके जाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस कर्व, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस कर्व बिकॉज इफ देयर इज ए ब्रेक in the line then a charge has to jump from one point to other point which is not possible। एक से दूसरे पॉइंट पे जाना पड़ेगा जंप, क्योंकि यहाँ फील्ड तो बचेगा नहीं कोई, इसलिए यहाँ लाइन कंटिन्यूस होती है, ब्रेक नहीं होता। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं ये। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सारा याद हो जाएगा आपको। पहला, पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे जाती हैं, ठीक है। डोंट फॉर्म क्लोज लूप, अभी बताया मैंने। कॉन्टिन्यूअस कर्व,
अभी बताया, डोंट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेंगी तो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, और एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स मीन्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर जीरो इनसाइड द कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। 6, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, याद रहेगा। ठीक है भाई, इसी टाइप से ये देखो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज से दूर जा रही हैं, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इस रीजन में वीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब पास पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूर दूर होगी तो वीक होगा। ठीक है, क्लोजर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड। ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट मेरे ख्याल समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, चलो बाद में करते हैं। एक पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितनी ज़्यादा होंगी चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो लाइन्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था, देखो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, यहाँ से लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है जी, यहाँ से ऐसे जा रही है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ देखा जाए कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, चार्ज का रेशियो निकालना है, तो Q1 बटे Q2, इसके ऊपर कितनी लाइन है 5, इसके ऊपर कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया 1/2। चार्ज का रेशियो कितना आ गया 1/2। इंपॉर्टेंट सवाल कह सकता हूं, आ सकता है CBSE में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ओके, ये भी हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हाउ टू ड्रॉ, ड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो, अगर यूनिट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ऐसे ड्रॉ करनी है, इस टाइप से। ठीक है भाई, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो सेम है, जस्ट एरो अपोजिट कर देना। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगर आपके पास कोई कंडक्टर आ जाए मेटल, और कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की बार जाएंगी ऐसे ही। चार्ज Q मान लो, प्लस माइनस, ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो अंदर हो जाएगी। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एरो सारी इसी में कर दूं, अंदर की तरफ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर और अच्छे सवाल बन जाते हैं। देखो, सपोज करो हमारे पास कंडक्टिंग रिंग है, सेंटर पे चार्ज रखा Q, रेडियस है R, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये माइनस कंडक्टर में आपको पता है अपोजिट चार्ज आता है, पता है, तो इस टाइप से आएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम ऐसे ड्रॉ करेंगे,
और यहाँ से ये ऐसे। सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बाकी वैसे आ जाएगा। ये सवाल आसान था, इसमें घुमा दें, घुमा ये दिया कि ये रेडियस है r/2 के ऊपर चार्ज q है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, तो सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हो गया, सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हो गया तो आना तो -q ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ ज़्यादा नेगेटिव आएगा, यहाँ कम आएगा, तो लाइंस यहाँ कम जाएंगी, यहाँ ज़्यादा जाएंगी। बात समझ में आ गई। और बाहर चार्ज पॉजिटिव आना है और आपको पता है कंडक्टर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, जिधर चार्ज है उधर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। क्यों, इधर पॉजिटिव है, अट्रैक्शन की वजह से सारा पास आ जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर सेंटर पे होता है, यहाँ है तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है भाई। इस टाइप का आ जाएगा तो हम कर सकते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। अब छोटी छोटी बातें आ जाएं। ये चार्ज है +q, यहाँ एक कंडक्टिंग रोड रख दी, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आपको पता +q है तो यहाँ -q, यहाँ +q, लेकिन चार्जेस इस टाइप से आएंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ एक सिंगल चार्ज कहाँ जाता है, इन्फिनिटी पे बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये आ गया था, ये कंडक्टिंग रोड, ये भी कंडक्टिंग रोड, +q चार्ज -q चार्ज, 2 rods are held by some force and 2 charges +q -q are placed on the 2 sides। तो क्या होगा, इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है भाई। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, यहाँ ऐसे। आगे बात समझ में। तो क्या देख रहे हो आप, ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट करेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया सेकंड, इसमें पहले तो आ गया ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स व्हेन प्लेट्स आर रिलीज्ड इन विच डायरेक्शन दे विल मूव। तो आंसर क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ सब क्लियर होगा, अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ ही जाएंगी। तो ये सवाल आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद आपसे कोई पूछे एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करो। डाइपोल के लिए देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब दो लाइनें ऐसे दिखा दो, ठीक है। इस टाइप से हम दिखा सकते हैं अपोजिट, ठीक है। अब डाइपोल के लिए ऐसा हो गया, अगर लाइक चार्जेस के लिए आ जाए तो ये सारा आपका पढ़ा हुआ है वैसे, फिर भी लाइक चार्ज आ जाए, लाइक आ जाए तो आपस में रिपेल करते हैं। देखो सबसे पहले ये बनाएंगे, कर देंगे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये दोनों के बीच में न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स 0 होगा, चाहे दोनों चार्ज पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, ठीक है भाई। सवाल आ गया, मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए ये -2q चार्ज है, ये +q, ये +q, ठीक है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सुनना ध्यान से, बहुत आसान है।
ये -2q चार्ज है, तो इसको ऐसे मान लें -q, एक इसका, तो दोनों की लाइन अलग अलग ड्रॉ कर देते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव 1 2 3, ठीक है। इसी टाइप से इसकी लो 1 2 3, 3 लाइन हमने ले ली यहाँ पे 1 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, इधर से 1 इधर से 1, तो यहाँ से कितनी लाइनें जा रही हैं? 5। तो यहाँ से हमें क्या करना है अब? ये इधर से बोलो कितनी लाइनें हो गई आपके पास? टोटल देखा जाए ये Q था, ये 2Q था, डबल है ना, अलग करके दिखा दिया मैंने आपको, वैसे 2Q था। तो टोटल लाइनें यहाँ से कितनी गई? 5, यहाँ से कितनी गई? 5, यहाँ कितनी होगी? 3 3 6 और 2 8। कितनी होगी बेटा? 3 3 6 और 2 8, 2 और चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 3 3 6 और 2 8, देखो लाइनें बराबर होनी चाहिए। ये चार्ज Q 2Q, 5 और 5 10, तो यहाँ भी 10 होनी चाहिए लाइनें, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करो। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, हम लोग कर सकते हैं। तो बेटा मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस किए नए पुराने, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पैटर्न आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, सिंगल चार्ज स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज कर्व लाइन, ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपको आगे लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।